तो हेलो गाइस, मैं हूँ विनय और मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इन्हेंसमेंट में। जी हाँ दोस्तों आप सबों के लिए अब मैं जो है मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12th के लिए जितने सारे भी दोस्तों सेट्स हैं ना, सारे के मैं उत्तर आप सबों को देने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है जैक बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र को तो जारी कर ही दिया है, लेकिन आपका जो उत्तर है ना, मतलब उसका आंसर सेट है वो आपका अभी तक जारी नहीं किया है। तो हो सकता है कि एक हफ्ता में आपका जारी कर दे। तब तक आप लोग का तो एक हफ्ता में ये सब क्वेश्चन अपने से बनाने से अच्छा यही है कि थोड़ा बहुत हेल्प ले लो कहीं से। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं आप ये वीडियो आप सबों के लिए बना रहा हूँ। आपका जो मैथ्स का जो आपका सॉल्यूशन है एमसीक्यू का, वो आज मैं सारा सॉल्व करके आपके सामने दिखाने वाला हूँ। और अंत में आपके लिए मैं दो जो है होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन देकर जाऊँगा, जिसे आपको उसको सॉल्व करके नीचे कमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपको ये टास्क है। और इस वीडियो को अभी के अभी दोस्तों शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दीजिए। तो आप सबको पता चलना चाहिए कि अब से लर्निंग एनहांसमेंट जो आपका चैनल है, इसमें सारे सॉल्यूशन के साथ साथ सबका आंसर भी कराया जाएगा। ठीक है, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो बड़ा आंसर हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी कभी इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जो है मैं आपका जो मैथ्स का सारे मॉडल प्रश्न पत्र के क्वेश्चन को आपका सॉल्व करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पर नोट्स मैंने खुद से बनाया है जो कि मैथमेटिक्स का है। ठीक है, पहले मैं मैथ्स को सॉल्व करूँगा और फिजिक्स केमिस्ट्री का दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों आपका क्लास किसका है, क्लास 12th का। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। तो जो मैं जितने सारे भी दोस्तों क्वेश्चन है ना, सबको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये दोस्तों आपका क्लास 12th का है। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको याद रखने लायक बात है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए और मैं आपको समझा के बताऊंगा। ये ऐसे नहीं कि दोस्तों एक नंबर का आंसर 3 होगा, एक नंबर का आंसर 4 होगा, ऐसे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको एकदम सटीक जो है आपका कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ, ताकि आप सब कोई मान लीजिए ऐसे और भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कैसे बनाओगे। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो दोस्तों आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और साइड साइड में बार लगा हुआ है। ठीक है, इज अ फंक्शन, मतलब एफ एक्स में एक्स जो है ये कौन सा फंक्शन है, समझ में आ रहा है, ये कौन सा फंक्शन है। तो इसका तो उत्तर आपका होगा मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर हम लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो आपका साइड में देख लीजिए यहाँ पर आपका बार लगा हुआ है, ये देखिए, ये आपका साइड में दिख रहा होगा ये बार, इसको तो बोला जाता है मॉडुलस। तो इसलिए हम इसको दोस्तों बोल सकते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है। समझ में आ गया। अब दोस्तों अगर ऐसे आपका अगर और भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग दोस्तों आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1 देन एफ, और यहाँ पर 2 है। ठीक है, F2 क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, जब यहाँ पर हमारा एफ एक्स दिया हुआ है एक्स बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की जगह में अगर हम इस 2 को अगर हम इसमें पुट कर देंगे ये एक्स में, तो यहाँ पर एक्स बाई एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ दोस्तों हमारा एक्स है वहाँ पर हम लोग 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पुट किया हूँ, सॉल्व भी किया हुआ हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने F2 लिखा हुआ हूँ 2/2 + 1, यानी कि x + 1 की जगह में x की जगह मैंने 2 को पुट कर दिया है और लिख दिया है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2/3। तो ये दोस्तों हमारा आंसर है, 2 नंबर आ गया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर दोस्तों ऐसा ही और भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सक जाओगे ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर दोस्तों आपका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 का, तो आपको दोस्तों अच्छी तरीके से ज्ञात होनी चाहिए कि कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा जवाब, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये चूँकि ये माइनस में है, ये आपका साइन दिख रहा होगा माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने आता है, अगर नहीं आता तो ध्यान देने लायक बात यह है कि इसको आपको ना ये पाई के फॉर्म में लाना है, इसको तो बोला जाता है प्रिंसिपल फॉर्म। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ हूँ, यहाँ पर कॉस इनवर्स जो है, देखिए कॉस इनवर्स इसको मैंने हुबहू लिखा हुआ हूँ, और ये -1/2 कॉस के कितने का वैल्यू इतना होता है, कॉस की किस वैल्यू का मान इतना होता है -1/2। तो कॉस 2π/3 जो कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसमें माइनस रहता है, नेगेटिव रहता है, तो इसीलिए दोस्तों आपका जो है मैंने 2π/3 लिखा हूँ। अगर ये दोस्तों पॉजिटिव रहता 1/2 रहता तो मैंने सीधे तौर पर लिख देता cos π/3। ठीक है,
समझ में आ गई। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये दोस्तों आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और नेगेटिव में है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ हूँ कॉस 2π/3। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ये कॉस इनवर्स और कॉस ये कट जाएगा आपस में, तो आपका उत्तर क्या होगा 2π/3। तो ये आपका दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया। ठीक है, अगर समझ में ना आए दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 समझना जरूरी है आप सबों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये फॉर्मूला है एक तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है। ये दोस्तों अब मैंने उत्तर लिख दिया हूँ यहाँ पर π/2 मैंने क्यों लिखा हूँ, चलिए आपको ये बताना जरूरी। यहाँ पर मैंने π/2 क्यों लिखा हुआ हूँ, आपको अच्छी तरीके से ज्ञात होना जरूरी है कि यहाँ पर देखिए अगर ये अगर सेम रहे, ठीक है, आपका साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर इसी तरह का दो रेशियो रहे, यानी कि अगर यहाँ पर tan रहे और यहाँ पर कॉट रहे, और ये जो आपका दो दिख रहा है ये रेशियो x ये आपका सेम रहे, ठीक है, तो आपका हर एक जो आपका इक्वेशन का वैल्यू होगा दोस्तों π/2। अगर आप लोग देखिए समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से फिर समझिए। यहाँ पर अगर रहता tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो भी हम लोग लिखते हैं दोस्तों π/2। ठीक है, समझ में आ गया। ये दोस्तों एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ITF का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोस्तों साइन और यहाँ पर कॉस के फॉर्म में, साइन का रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, और ये आपका जो है एक्स ये दोनों तरफ सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ हूँ π/2 इसका आंसर। ठीक है, चलिए आपका क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए ये दोस्तों आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 6 5 -4, और इसमें निकालना है हमें दोस्तों 2a यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। तो 2a कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है, और 2 से इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, और जैसे हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 से 3 गुना होगा हो जाएगा 6, 2 से 6 गुना होगा हो जाएगा 12, 2 से 5 गुना होगा हो जाएगा 10, 2 से -4 गुना होगा हो जाएगा -8। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसको मैंने बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर दिया। अगर आपको ऐसे और भी डाउट्स है ना तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझना जरूरी है, जो कि मैट्रिक्स का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक दोस्तों यहाँ पर रूल यहाँ पर निकल करके आता है कि आपका अगर कोई एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में वैल्यू तीनों का अगर सेम रहे, तो उसका सीधे तौर पर हम लोग इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं, मतलब उसका आंसर जो है 0 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अगर यहाँ पर भी अगर यहाँ जेड है, ठीक है, अगर जेड यहाँ भी रहता, यहाँ भी अगर जेड रहता और यहाँ भी अगर जेड रहता, अगर तीनों में जेड 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 हो जाता तो भी उसका वैल्यू तो 0 ही होता। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपका एग्जाम में अगर कोई और भी क्वेश्चन दे दे और तीनों एक ही रो में अगर एक ही संख्या रहे तो उसका आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल 0। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो उसको मैंने हल कर दिया बहुत ही आसानी के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हूबहू एकदम उसी प्रकार है, सेम रेशियो वाला। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x और यहाँ पर cot इनवर्स x सेम है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पर ये और ये तो सेम है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए dy/dx, इसको यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू भाई क्या होगा, सोच लीजिए ज़रा ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने, π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो π/2 है ये तो दोस्तों न्यूमेरिकल टर्म में है ना, तो d/dx, अगर देखिए 1 मिनट रुकिए मैं थोड़ा साफ करके अच्छा से बताता हूँ आपको। d/dx रहे और अगर कोई अगर न्यूमेरिकल टर्म रहे π/2 रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ 0। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको दोस्तों मैं बहुत अच्छा तरह से समझा के बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में ना आए ना तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे जो है और भी मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर आपको मिलता रहे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझना जरूरी है। हाँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों देखिए क्या बता रहा है, इफ़ y = cos log x। ठीक है,
इफ y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो ये मैंने उत्तर लिखा हूँ, इसको भी फोकस मतलब इसको भी आप नज़रअंदाज कर दीजिए, इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पर देखिए y बराबर है कॉस लॉग एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x का यहाँ पर x नीचे जाएगा, ठीक है, और लॉग एक्स रहेगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स। ये आपका समझ में आ गया। देखिए समझ में ना है तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, समझ से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो लॉग एक्स है उसका हम लोग इंटू में लिख सकते हैं 1/x, और जो लॉग एक्स है उसको ब्रैकेट में लॉग एक्स रहेगा। समझ में आ गया। तो अगर तीनों को अगर गुना करेंगे ना तो हो जाएगा हमारा क्या, माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स, ठीक है। क्लियर, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डी बाई डी एक्स, ठीक है, ई लॉग एक्स, इसका हमें क्या करना है, आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला है ई एक्स का, जो आपका आंसर होता है वो होता है एक्स, ठीक है। आपका डिफ्रेंसिएशन का एक फॉर्मूला है ई एक्स, यानी कि देखिए इस प्रकार का रहेगा ना तो इसका क्या होता है हमें एक्स, ठीक है। समझ में आ गया, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है आपका लॉग डी बाई डी एक्स ई लॉग एक्स है, इसमें हमें मान लीजिए इसको डी बाई डी एक्स का पहले आप भूल जाइए, ठीक है। हमें इससे y निकालना है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से ज्ञात होगा कि e टू द पावर x का वैल्यू क्या होता है x, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें y मिल गया, y टू द पावर y इक्वल टू x मिल गया। अब हमें क्या करना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ज्ञात होगा कि यहाँ पर x है तो x का डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जी दोस्तों 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दोस्तों आपका x का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो x का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 1 है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया हूँ, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ना आप लोग जो है बना लीजिए अभी तुरंत, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका उत्तर क्या आया, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, ठीक है। और अगर अभी नहीं बनता है तो आप लोग कल तक के लिए वेट कीजिए, मैं इसका आंसर दोस्तों फिर से एक वीडियो में बना दूंगा। और कल दोस्तों मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करने का ट्राई करूँगा और आप सबको सामने दिखाऊँगा, ठीक है। तो अगर वीडियोस तो पसंद आए ना तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को इसमें शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों बाय एंड टेक केयर।